हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, रणनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ समुदाय आधारित संगठन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CBO। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इसमें इसका अर्थ होता है कि समुदाय के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्यों को नियोजित करना और विशेषज्ञों, संस्थाओं व संगठनों के मध्य परस्पर संबंधों द्वारा उच्चतम सेवा प्राप्त करने का प्रयास करना, इसे ही समुदाय आधारित संगठन कहा जाता है। तो ये समुदाय आधारित संगठन का अर्थ है। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र के समुदाय में व्यक्ति अथवा समूह को आपस में मिलाकर समाज कल्याण को निर्धारित करना तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपाय करना और आवश्यक संसाधनों को जुटाना। ठीक है, इसके बाद फिर जो समुदाय आधारित संगठन होते हैं, तो ये सामुदायिक स्तर पर गतिविधियों की एक श्रृंखला को शामिल करता है, जिसका लक्ष्य व्यक्तियों एवं समूहों के उद्देश्य में वांछित सुधार लाता है। एवं समुदाय आधारित संगठन एक प्रकार का दबाव समूह भी होता है। ठीक है, तो ये जो दबाव समूह होते हैं या समुदाय आधारित संगठन होते हैं, तो आपने अलग अलग समुदाय के अलग अलग संगठनों के बारे में सुना होगा। यही समुदाय फिर क्या होता है, तो अपनी मांग सरकार के समक्ष रखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों में ये संगठन संलग्न होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे मैं पूरा वर्णन आपको बता रहा हूँ इसका। तो देखिए आगे समुदाय आधारित संगठन के बारे में, तो इसकी परिभाषा क्या होगी। तो समुदाय आधारित संगठन की परिभाषाओं में पहले विद्वान की परिभाषा देखिए, तो विद्वान का नाम है मैकमिलन। तो मैकमिलन के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है, तो देखिए इसमें कि समुदाय आधारित संगठन समूहों का उद्देश्य और कार्यवाही की सफलता प्राप्त करने के लिए एक निर्देशित प्रयास करता है। इसे हम समुदाय आधारित संगठन कहते हैं। ये मैकमिलन ने समुदाय आधारित संगठन या CBO की परिभाषा दी है। इसके बाद फिर ऐसे ही अगले विद्वान का नाम है एडवर्ड C. लिंडमैन। तो इन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि समुदाय आधारित संगठन सामाजिक संगठन का वह चरण होता है जो किसी समुदाय के मामलों को लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित करने और अपने विशेषज्ञ संस्थाओं, संगठनों के परस्पर मान्यता प्राप्त अंतर संबंधों के माध्यम से उच्चतम सेवाओं को प्राप्त कराने का एक सचेत प्रयास करता है। इसे ही सामुदायिक संगठन या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। तो ये समुदाय आधारित संगठन के बारे में ये विद्वानों की परिभाषा है, जो आपको याद रखना फ्रेंड। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकमिलन के अनुसार समुदाय आधारित संगठन की परिभाषा क्या होगी। एडवर्ड C. लिंडमैन के अनुसार समुदाय आधारित संगठन की परिभाषा लिखिए। तो ये आपको 3 नंबर में लिखना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए समुदाय आधारित संगठनों की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या समुदाय आधारित संगठन की बात हम कर रहे हैं, तो इनकी आवश्यकता वर्तमान में क्यों है। तो देखिए इसमें आज के समुदाय के लिए उच्च स्तर की सेवाओं तथा उनके प्रशासन की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं जितने भी समुदाय हैं, तो हर समुदाय को उच्च स्तर की सेवाएं तथा प्रशासन इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए समुदाय आधारित संगठनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद फिर दूसरा है कि बढ़ते हुए विशेषीकरण के लिए उन्हें परस्पर अधिक संगठित करने की आवश्यकता होती है। तो आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में विशेषीकरण या स्पेशलाइजेशन या विशेषीकरण बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते हुए विशेषीकरण के लिए उन्हें परस्पर अधिक संगठित करने की भी आवश्यकता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है CBO की। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि समुदायों में एकता और सहयोग ये दोनों ही कम होते चले जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि वर्तमान में एकता भी कम हो रही है
और सहयोग भी कम होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप समस्याएं अधिक बढ़ रही है और आज परस्पर कार्य करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होने लगी है। इसलिए CBO की आवश्यकता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि समुदाय पहले से अधिक जटिल और समस्याग्रस्त हो रहे हैं। आज हम देखते हैं जो वर्तमान में जो समुदाय है, तो ये समुदाय पहले से अधिक जटिल हो रहे हैं और समस्या से ग्रस्त होते जा रहे हैं। हर समुदाय की कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि समाज कल्याण संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसका कि समाज कल्याण के क्षेत्र में आवश्यकताएं निरंतर बढ़ रही है, इसलिए इन संगठनों की आवश्यकता है। तो इन्हीं सिद्धांत या इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में CBO की स्थापनाएं की जा रही है या इनका गठन किया जा रहा है। इसके बाद फिर देखिए आगे समुदाय आधारित संगठनों के उद्देश्य या इनके लक्ष्य। तो पहला उद्देश्य है कि समाज कार्य के स्तर को ऊंचा करना और व्यक्तिगत संस्थाओं के प्रभाव में वृद्धि करना। ये इसका पहला उद्देश्य होता है, किसका? CBO का। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो समाज के स्तर को ऊंचा उठाना है, ठीक है। इसके बाद फिर जो व्यक्तिगत संस्थाएं हैं उनके प्रभाव में भी वृद्धि करना है। ये पहला पॉइंट होता है, इसका पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य यह है कि परस्पर संबंधों में सुधार करना है, ठीक है, और उन्हें सुविधाजनक बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि परस्पर वर्तमान में व्यक्तियों के बीच जो संबंध है वह धीरे धीरे सब टूटते जा रहे हैं, संबंध सब कमजोर होते जा रहे हैं। पहले व्यक्तियों के बीच में संबंध मधुर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अब ऐसा कोई मधुर संबंध स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। तो इन्हीं संबंधों को फिर से सुधारने के लिए, इसके बाद में उन्हें सुविधाजनक बनाना या उन्हें सरल बनाना और समाज कल्याण कार्यक्रमों एवं सेवाओं को प्रदान करने से संबंधित संगठनों, समूहों और व्यक्तियों के बीच समन्वय लाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। इसके बाद फिर अगला उद्देश्य है कि सुदृढ़ नियोजन एवं प्रयास के लिए पर्याप्त वास्तविक आधार प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। इसके बाद फिर अगला उद्देश्य होता है CBO का कि कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को आरंभ करना, विकसित करना, उसमें संशोधन करना, जिससे साधनों और आवश्यकताओं के बीच समायोजन स्थापित किया जा सके। तो ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि CBO समुदाय आधारित संगठन के उद्देश्य लिखिए, तो ये आपको 5 नंबर में लिखना होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अगला पॉइंट आता है कि समाज कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के प्रति जनता का समर्थन और सहभागिता का विकास करना, यह भी इसका उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य है कि समुदाय की अवांछनीय परिस्थितियों से रक्षा करना। जो समाज होता है या समुदाय होता है उसका या उसकी सुरक्षा करना है। जो अवांछनीय परिस्थितियां होती, कठिन परिस्थितियां होती हैं, उससे जिसकी रक्षा करना है समाज की या समुदाय की। इसके बाद फिर अगला है उद्देश्य कि कल्याण संबंधी समस्याओं, आवश्यकताओं और समाज कार्य के उद्देश्यों, कार्यक्रमों और प्रणालियों के विषय में जनता में ज्ञान को बढ़ावा देना है या जनता में ज्ञान को विकसित करना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि नेतृत्व को विकसित करना है या नेतृत्व को बढ़ावा देना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि सामुदायिक पहचान की चेतना जागृत करना है, मतलब कि जो सामुदायिक पहचान होती है उसको बढ़ावा देना है। इसके बाद फिर संघर्ष को रोकने के लिए कुशलता एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये सब इसके उद्देश्य होते हैं CBO के, जो आपको याद रखना है। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या समुदाय आधारित संगठनों के उद्देश्य लिखिए। तो ये उद्देश्य आपको लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें समुदाय आधारित संगठनों के सिद्धांत। तो समुदाय आधारित संगठनों के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला सिद्धांत इसमें देखिए कि समुदाय अधिक से अधिक सदस्यों द्वारा अनुभव किया जाता है, ठीक है।
तो जो समुदाय होता है तो समुदाय अधिक से अधिक लोगों के द्वारा, अधिक से अधिक सदस्यों के द्वारा अनुभव किया जाता है, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है या अधिक से अधिक लोग समुदाय के बारे में जानते हैं। इसके बाद फिर अगला है कि संगठन के द्वारा ऐसे औपचारिक एवं अनौपचारिक नेताओं को अपने कार्यों में सम्मिलित करना जिनको समुदाय के प्रमुख उप समूह स्वीकार करते हों। ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि संगठन के उद्देश्य एवं कार्यविधियां ऐसी हो जो सदस्यों को मान्य हो। मतलब जो संगठन होता है तो संगठन के उद्देश्य ऐसे होना चाहिए, इसके कार्यविधियां, इसके कार्य ऐसे होना चाहिए जो सभी सदस्य इसे आसानी से स्वीकार करें, आसानी से इसको मान्यता दे। इसके बाद फिर अगला सिद्धांत होता है कि समुदाय में विद्यमान दशाओं के प्रति असंतोष के कारण संगठन का विकास। आ रहा समझ में? तो इसमें हम देखते हैं कि जो समुदाय आधारित संगठन होते हैं इनका विकास क्यों होता है? तो इनका विकास उन परिस्थितियों में होता है जब समुदाय में कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसके कारण असंतोष उत्पन्न होता है और इसी के कारण फिर संगठन का विकास होता है या संगठनों का गठन किया जाता है या इनकी स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर अगला आता है कि विशेष समस्याओं के संदर्भ में इस असंतोष को केंद्रित किया जाना और इसे संगठन, नियोजन और प्रयासों में बदलना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि असंतोष जो समुदाय आधारित संगठन को आरंभ करता है या शुरू करता है या इसको स्थापित करता है या जो इसे सजीव रखता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें, तो अगला पॉइंट इसमें आता है कि संगठन की नियमित रूप से निर्णय करने की दिनचर्या को बिना बाधित किए इसके संगठनात्मक कार्यरीति में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है। ये सिद्धांत है सब इसके जो आपको याद रखना है। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुदाय आधारित संगठन के सिद्धांत लिखिए, तो ये सिद्धांत आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर संगठन को अपने कार्य की गति का निर्धारण समुदाय की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में करना चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि संगठन को प्रभावपूर्ण नेतृत्व के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जो संगठन होता है तो संगठन को प्रभावपूर्ण नेतृत्व के विकास के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। ये सिद्धांत होते हैं इसके समुदाय आधारित संगठन के। इसके बाद फिर संगठन को समुदाय के अंतर्गत शक्ति, स्थिरता एवं सम्मान का विकास करना चाहिए। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला है कि संगठन को समूहों में सहकारिता की भावना का विकास करना चाहिए। तो जितने भी संगठन होते हैं उसमें समूह में सहकारिता की भावना का बढ़ावा होना चाहिए, मतलब सहकारिता की भावना को विकसित किया जाना चाहिए, सभी को इसमें सहभागी बनाया जाना चाहिए। ठीक है। जो व्यक्ति इसमें इच्छा से, स्वेच्छा से सहयोग करना चाहता है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है कि संगठन को अपने कार्यों की गति को समुदाय की विद्यमान दशाओं के अनुरूप रखना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, जो इसके सिद्धांत होते हैं। 5 नंबर में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुदाय आधारित संगठन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर कि संगठन के कार्यक्रमों में कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप होने चाहिए जो संवेगात्मक दृष्टिकोण या विषय वस्तु लिए हुए हों। ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि संगठन को समुदाय में विद्यमान सद्भाव का प्रयोग भी करना चाहिए। तो यह जरूरी है कि जितने भी समुदाय आधारित संगठन होते हैं उनमें सद्भाव होना जरूरी होता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि संगठन के अंदर और अपने समुदाय के बीच अच्छे संस्कारों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए या इन्हें विकसित किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि संगठन को प्रभावशाली नेताओं का विकास भी करना चाहिए। तो यह जरूरी है कि संगठन को क्या करना चाहिए, तो जो प्रभावशाली नेता होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि संगठन को समुदाय में अपनी सक्रियता, स्थिरता और सम्मान को विकसित करना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड
ठीक है, ये आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए जो समुदाय आधारित संगठन होते हैं इनकी कार्यप्रणाली। तो समुदाय आधारित संगठन की कार्यप्रणाली देखिए इसमें, तो इनकी कितने प्रकार की कार्यप्रणाली होती है। तो समुदाय आधारित संगठन सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रमों, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CMP कहते हैं, की रणनीति पर कार्य करते हैं। ये जो संगठन होते हैं तो ये संगठन किस रणनीति पर कार्य करते हैं, तो सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रमों CMP की रणनीति पर ये कार्य करते हैं। और इस रणनीति के 4 भाग होते हैं जो आपको याद रखना होगा, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। तो इसके 4 भाग कौन कौन से हैं इसके रणनीति के, तो पहला भाग हो जाता है कि समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके बाद फिर दूसरी रणनीति होती है या रणनीति का दूसरा भाग होता है कि परिपक्व समुदाय में सामाजिक परिवर्तन है। तीसरा होता है समुदाय प्रबंधन और चौथा होता है समर्थकारी वातावरण को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से इसके रणनीति के ये 4 भाग होते हैं जो आपको याद रखना है फ्रेंड। तो 3 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो समुदाय आधारित संगठन होते हैं इनकी जो रणनीति होती है इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। तो ये 4 भाग आपको 3 नंबर में इस प्रकार से लिखना होगा। और यही फिर 4 भाग आपसे 5 नंबर में भी जब पूछे जाएंगे तो आपको इनका वर्णन करना होगा। तो इसका वर्णन आप किस प्रकार से करेंगे तो ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए इनका वर्णन एक एक से। तो पहला हो जाता है सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। ये रणनीति का पहला भाग होता है CMP की, ठीक है। तो सामुदायिक भागीदारी का मतलब समुदाय के किसी एक गुट में भागीदार होकर पूरे समाज में भागीदार होना चाहिए और सभी को स्थिति का मूल्यांकन करने और इसके बाद प्राथमिक समस्याओं और लक्ष्यों को निर्धारित करने, कार्यवाही की योजना बनाने और उन्हें निगरानी तथा उनके परिणामों के मूल्यांकन में साथ देना चाहिए। ये इसका पहला भाग होता है किसका, इसके रणनीति का। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर दूसरा इसका भाग होता है कि परिपक्व समुदाय में सामाजिक परिवर्तन। तो परिपक्व समुदाय में सामाजिक परिवर्तन यह किस प्रकार का होगा, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा। तो पहला फैक्ट इसमें आता है कि मौजूदा स्थानीय संगठनों का मूल्यांकन और उसका विश्लेषण करना। दूसरा होता है स्थानीय संगठनों को बढ़ावा देना। तीसरा होता है विभिन्न संगठनों के बीच संबंधों को बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला पॉइंट आता है कि आय और रोजगार सृजन करना, मतलब आय और रोजगार को बढ़ावा देना है। अगर व्यक्ति को आय प्राप्त ना हो, रोजगार ना मिलेगा तो व्यक्ति इन संगठनों से क्यों जुड़ेगा। इसके बाद फिर अगला होता है कि निपटान आश्रय और बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन करना है। इसके बाद फिर अगला आता है पर्यावरण गतिविधियां। तो पर्यावरण गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद फिर भागीदारी से आपदा न्यूनीकरण एवं उसका प्रबंधन करना है। तो इसमें जब कई लोग भाग लेते हैं तो भागीदारी से आपदा न्यूनीकरण मतलब आपदा पर नियंत्रण करना है और उसका प्रबंधन भी करना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि संसाधन जुटाने का लक्ष्य हर एक समुदाय के लिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन कई समान तत्व होते हैं, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, सुशासन, सामाजिक संगठन। इसके बाद फिर समुदाय के क्षमता निर्माण में परिवर्तन और आय असमानता कम करने और स्त्री पुरुष में समानता। तो ये कुछ संगठनों के समान लक्ष्य होते हैं, लेकिन कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जिनके लक्ष्य भिन्न भिन्न भी होते हैं। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब इनके तत्व समान होते हैं। अब इसके बाद फिर देखिए अगला आ जाता है समुदाय प्रबंधन, ठीक है। अब समुदाय प्रबंधन ये रणनीति का अगला भाग होता है। तो देखिए इसमें समुदाय प्रबंधन में क्या होता है, तो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए सहायता, नए उद्यमों के निर्माण को प्रोत्साहित करना, ये इसका पहला पॉइंट होता है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट होता है कि बचत को प्रोत्साहन देना, क्रेडिट रोटेशन और ऋण संघ के गठन और उनको मजबूत बनाना और विशेष रूप से महिलाओं के समूहों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इसके बाद फिर
अगला पॉइंट इसमें आता है कि आवास और समुदाय के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण निजी ठेकेदारों, विशेषकर महिलाओं व कमजोर वर्गों को प्रदान करना है। तो इसमें ऐसे लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति होगा। इसके बाद महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे ये अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, आय प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे इनका जीवन ठीक तरीके से चल सके। इसके बाद फिर अगला है इसमें कि समूहों को विकसित करना और उन्हें बढ़ावा देना। इसके बाद फिर ऋण प्राप्त करने के लिए बचत और ऋण के प्रबंधन और व्यवहार्य लाभदायक उद्यम चालू करने के लिए जिस कौशल की ज़रूरत होती है उसका प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो ये सब समुदाय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है समर्थकारी वातावरण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यह इस रणनीति का ये लास्ट भाग होता है। तो समर्थकारी वातावरण को बढ़ावा देना, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखना होगा। तो इसमें देखिए कि संबंधित क्षेत्रों में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों के लिए दिशा निर्देश देना। तो जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उन्हें निर्देश भी देते हैं और इसके बाद उनका दिशा निर्देशन या उनको उचित मार्गदर्शन भी दिया जाता है। इसके बाद फिर जागरूकता बढ़ाने वाली घटनाएं, उदाहरण जैसे सम्मेलन, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं, नाटकों, संगीत आदि का आयोजन करना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि विधायी नीति को बनाने में और उसको संशोधित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी देना है। हो सकता है कि बहुत समय पहले कोई कानून बना हो जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, तो उससे संबंधित सलाह या उसमें संशोधन से संबंधित सलाह भी सरकार को देना होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि विधायी सुधार के लिए इस क्षेत्र की विधायी समितियों को समर्थन देना है। अब विधायी सुधार के लिए जो समितियां होती है जिनको विधायी समिति कहा जाता है, तो उन विधायी समितियों को भी समर्थन देना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि मंत्रालय के नियमों और प्रक्रियाओं को संशोधित करने के लिए दिशा निर्देश देना है। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका लास्ट भाग था और ये यहाँ पर इसका भाग, यह चौथा भाग समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला देखिए समुदाय आधारित संगठनों की चुनौतियाँ। तो इसमें देखिए कि स्थानीय स्तर पर वित्त की उपलब्धता न होना भी इन संगठनों की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वित्त के बिना किसी भी संगठन का अस्तित्व नहीं होता। जब तक वित्त की प्राप्ति नहीं होगी कोई भी संगठन कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वित्त किसी भी संगठन का आधार होता है और इसके अभाव में उसकी सभी गतिविधियां और कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। इसके बाद फिर दूसरी इनके समक्ष चुनौतियां हैं कि सामुदायिक स्तर पर आवश्यक तकनीक की उपलब्धता न होना। यह भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सुविधाजनक और वहनीय तकनीक का मिलना जरूरी होता है। अगर तकनीकी प्राप्त नहीं होगी तो ये संगठन ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फिर अगली चुनौती है कि सामुदायिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बाद भी सरकारों में अभी तक इन संगठनों के प्रति व्यवस्थित नीति का अभाव है। सरकार अभी भी इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देती है, इनकी नीतियों का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि पर्याप्त शासकीय प्रोत्साहन न मिलना। ठीक है, तो आज भी हम देखते हैं कि सरकार इन्हें बराबर सहयोग नहीं कर पाती है। ये संगठन कई बार सरकार को सलाह देते हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को ध्यान नहीं रखती है और किसी प्रकार की नीति का निर्माण नहीं करती है। यह भी इनकी समस्या है। इसके बाद फिर ग्रामीण स्तर पर अशिक्षा होना, मतलब लोगों का जागरूक न होना, लोगों का शिक्षित न होना भी ये एक बड़ी समस्या होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें अगली चुनौती आती है कि इनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा हो या अधिक से अधिक हो। कोई भी संगठन जब तक सफल नहीं होगा जब तक कि उसमें लोग सहयोग ना करें। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें अगला कि स्थानीय स्तर पर अमीर
गरीब और जातीय भेदभाव भी या जाति विभेद भी इन संस्थाओं के लिए एक बड़ी समस्या होती है। तो स्थानीय स्तर पर हम देखते हैं कि गरीब अमीर और जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है। मतलब जो उच्च जाति के लोग होते हैं वे निम्न जाति के लोगों को अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ बैठाकर खाना नहीं खाना चाहते उच्च जाति के लोग। ठीक है, जो उच्च जाति के लोग होते हैं निम्न जाति के लोगों को शादी में, विवाह में या फिर और जो अन्य कार्यक्रम होते हैं उनमें नहीं बुलाते हैं। तो ये सब समस्या होती है, ये सब चुनौतियां हैं इन संगठनों के समक्ष। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वैश्वीकरण और समुदाय आधारित संगठन। अब वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि वर्तमान में विश्व की अर्थव्यवस्था को एक करना। मतलब किसी भी देश का व्यक्ति किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। उदाहरण के लिए हमारे भारत के व्यापारी, तो भारत के व्यापारी विश्व में किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकते हैं और विश्व का कोई भी व्यापारी या कोई भी बिजनेसमैन भारत में आकर व्यापार कर सकता है। तो इसी को वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण, विश्वव्यापीकरण या वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। आ रहा समझ में? अब इसमें देखिए वैश्वीकरण और समुदाय आधारित संगठन। तो वैश्वीकरण के कारण संगठनों और समुदायों का परिदृश्य दिन प्रतिदिन बदल रहा है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर वैश्वीकरण द्वारा निर्मित चुनौतियों में कई स्थानीय समुदायों, विदेश से निवेश और काम का बदलता स्वरूप भी इसमें शामिल होता है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर वैश्वीकरण अपनी जमीन से जुड़े समुदाय संगठनों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों ही उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला पॉइंट इसमें आता है कि वैश्वीकरण के युग में छोटे समुदाय आधारित संगठन आमतौर पर स्थानीय समस्याओं के सदस्यों, स्थानीय सरकार और व्यवसाय के प्रायोजकों के दान पर निर्भर रहते हैं, किंतु ये हर जगह ऐसी स्थिति नहीं होती। तो ये जो संगठन होते हैं ये ज़्यादातर किस पर निर्भर होते हैं? दान की राशि पर ही निर्भर होते हैं। जब तक इन्हें राशि प्राप्त नहीं होगी ये कार्य नहीं करते हैं। इसके बाद फिर जो कनाडा के समुदाय आधारित संगठन होते हैं तो ये अपनी कुल आवश्यकता का 49%, ठीक है 49%, 49% धन सरकार से प्राप्त करते हैं, जबकि हमारे भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बाद फिर समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर भी ये बल देते हैं। इसके बाद फिर लास्ट इसका पॉइंट आता है कि संबंधित अवधारणाओं में दूरदर्शी आयोजन, सामुदायिक परियोजनाएं और इसके बाद फिर कर्मचारी स्वामित्व वाली कंपनियां और स्थान, ठीक है, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये हमने आपको बताया वैश्वीकरण और समुदाय आधारित संगठन के बारे में। तो इस प्रकार फ्रेंड आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।